दोनों दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चलता ही रहा। सर्विंदर की दिलचस्पी का तमाम तर मरकज लाहौर और लाहौर की रंगीनियाँ थी। दोनों बार बार हंसते और कभी सर्विंदर ठंडी आह भर कर राने पीटने लग जाता। रात आगे बढ़ी तो सर्विंदर की माता काढ़े दूध में देसी घी डालकर ले आई। सर्विंदर तो घटाघट चढ़ा गया। फैजी का दिल नहीं चाह रहा था, मगर माता की मोहब्बत को देखते हुए बज़ाहिर बड़ी रगबत से वो भी दूध पीने लगा। सर्विंदर ने कुर्ते की आस्तीन से होंठ साफ करते हुए कहा, यार एक बात तो बता, अभी भी कुछ पूछना बाकी है? फैजी ने शरीर अंदाज में कहा, ओए वो बात नहीं, एक और बात है। फैजी इसे सवालिया नजरों से देखने लगा। सर्विंदर बोला, तुझे मिलने के लिए आया था तो लग नहीं रहा था कि तू मेरा यार फैजी है। मैंने दिल पर नहीं रखी, सोचा था कि चोरों से कुट खाने के सबब तो ऐसा लग रहा है। यही बात थी ना यारा, और तो कुछ नहीं था। वो अपने अंदाजे की तस्दीक चाह रहा था। फैजी ने फौरन इस बात में सारी हिलाते हुए सफाई दी, तेरा अंदाजा ठीक है। अंदर से मैं शर्मसार था कि एक चोर को भी नहीं पकड़ पाया, इसी सबब रूखा रूखा सा था। कई लोग ऐसे रवैये से नाराज हुए थे। ये तो बेबे की जूती ने थोड़ा सा सीधा किया है। सर्विंदर मुस्कुराया। फैजी ने फौरन कहा, तुझे बुरा लगा है तो माफी मांग लेता हूँ यार। इसने शरीर अंदाज में हाथ बांधे तो सर्विंदर मोहब्बत भरी गालियां देते हुए इस पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद सर्विंदर के भाई ने आकर इतला दी कि रात के दूसरे पहर एक टोली के साथ ठीकरी के पहरे की सर्विंदर की बारी है। फैजी वाले वाकये के बाद से गाँव ने ठीकरी पहरे का इंतजाम किया था। दोनों दोस्त फिलहाल जागने और ठीकरी पहरे पर इकट्ठे जाने का फौरन ही प्रोग्राम बनाने लगे। बातों के दौरान अचानक ही फैजी ने कहा, तुम्हारी बांसुरी कहाँ है? सर्विंदर चौंका, अलमारी में क्यों? हैरियत है? कुछ सुनने का दिल चाह रहा है। सर्विंदर ने उसे हैरत से देखा, फिर इसका अंदाज तब्दील हो गया। ओए होए, हमारे राजकुमार को कोई इश्क मुश्क तो नहीं होगा? ऐसी फरमाइश फैजी की तरफ से पहली दफा आई थी। फैजी ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। वैसे ही कहा है यार, कहा तो है, दिल चाह रहा है। सर्विंदर फौरन अलमारी में से बांसुरी निकाल है, क्या सुनेगा? फैजी ने वही लोकगीत बोल दिया जिसकी बांसुरी धुन सुनकर वो होशो हवास से बेगाना हो गया था। सर्विंदर ने मायूसी से कहा, यह तो बड़ी मुश्किल धुन है, कोई ऐसा उस्ताद ही बजा सकता है जिसने खूब रियाज किया हो। फैजी दिलचस्पी लेने लगा, तेरे ख्याल में वो उस्ताद कौन हो सकता है? सर्विंदर ने पुरख्याल अंदाज में आंखें घुमाई, मगर इसकी रो पलट गई। ये तुझे बांसुरी और इसकी धुन में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है? इसने नए अंदाज से फैजी को घूरा, तू कुछ छुपा रहा है। फैजी ने मुश्किल अपने तासुरात पर काबू रखा, ऐसा कुछ नहीं, लाहौर में एक बांसुरी नवाज से सुनी थी, अच्छी लगी थी तो दोबारा सुनने का मन चाह रहा है, इसलिए पूछ बैठा हूँ। सर्विंदर मुतमईन होकर बोला, आसपास तो कोई नहीं है, रूपाली में एक बंदा कमाल का बांसुरी नवाज है, कहता है तो कल ही तांगा निकाल कर रूपाली चलते हैं। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन कल दादी की बरसी है, परसों चलेंगे। सर्विंदर ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद बातों ही बातों में सर्विंदर के चेहरे पर उलझन से नजर आने लगी, जैसे कुछ लाशऊर से शऊर में आते आते रह जाता हूँ। एक दफा इसने बेहयाली में वही लोकगीत गुनगुनाया भी था। रात के दूसरे पहर ठीकरी पहरे के दौरान वो नौजवानों की एक लाठी बरदार टोली के साथ गांव के तरफ में घूमते रहे। नौजवान इससे भी तफरीह का मजा ले रहे थे, हंसी मजाक करते हुए वक्त गुजर रहा था। इस दौरान वो बाबे की समाधि के पास भी गए। फैजी के कानों में घोड़े की टापू की आवाज जैसे दोबारा से गूंज उठी। वापसी पर सर्विंदर ने खोए खोए अंदाज में कहा, यार ऐसा लगता है बांसुरी पर मैंने ये धुन कहीं ना कहीं इन्हीं चंद दिनों में जरूर सुनी है। फैजी की धड़कन बढ़ गई, अच्छा कहाँ? यही तो याद नहीं आ रहा। सर्विंदर ने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, पता नहीं, शायद सपने में सुनी है, मगर सुनी जरूर है। फैजी का अंदाज है जानी होगा, सपने से क्या मुराद है तेरी? सर्विंदर उलझे हुए अंदाज में बोला, कुछ दिन पहले रात को पेशाब के लिए उठा था, सोती जागती कैफियत थी, इसी रात सुनी थी। सपना ही होगा, वरना आधी रात को कौन दीवाना बांसुरी लेकर बैठता है। फैजी ने अपनी कैफियत पर काबू रखते हुए आम से अंदाज में कहा, ये इसी रात की बात तो नहीं है जिस रात मैं वापस आया था? सर्विंदर ने नफी में सर हिलाया, इस रात तो मैं लक्कड़ मंडी पर सोया हुआ था, सुबह सवेरे भुट्टे लेकर आने थे। साथ ही इसने गर्दन टेढ़ी करके फैजी को घूरा, कोई बात जरूर है जो तुम्हें इसे छुपा रहा है। फैजी मुस्कुराया, छुपा नहीं रहा, चोरों के साथ टाकरे वाली रात मैंने कब्रिस्तान के पास ये आवाज सुनी थी, बस वहीं से दिल पर बैठ गई है। सर्विंदर के चेहरे पर खौफ लहराया, ओए जरूर कोई आत्मा होगी। इसने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा। इसके अंदाज पर फैजी को हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बेटा बच गया है ना, इसलिए हंस रहा है। दुल्ले कुमार की तरह आत्मा चिमट जाती तो पिंड की गलियों में नंगा भागा फिर रहा होता। इसके जले कटे अंदाज पर फैजी मुंह फाड़ कर हंस दिया। इस दौरान वो वापस हवेली के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच के कमरे में पहुंचकर सर्विंदर का खौफ दूर हो गया। तो इसने ख्याल आया कि धुन तो तूने भी सुनी है, इसका मतलब है मैंने सपने में नहीं सुनी। कहीं ये चोर धुन के जरिए एक दूसरे को इशारा तो नहीं करते? तू अब आत्मा से चोरों पर आ गया, जद तेरे की। सर्विंदर शर्मिंदा होकर कान जाने लगा। जाहिर तो फैजी ने इस ख्याल को मजाक में उड़ा दिया था, मगर इसके दिमाग में आंधियां से चलने लगी। एक ख्याल बड़ी मजबूती से जड़ पकड़ने लगा था। फैजी की दादी की बरसी के मौके पर कुरान ख्वानी और फिर चावलों की देख बांट कर दोनों बाप बेटा फारिग हुए तो ऊपर बरसाती में आ बैठे। फैजी नीचे लकड़ी का स्टूल ले आया था, वो स्टूल पर बैठा और गुलाम रसूल बिस्तर पर। नीचे सहन में फैजी की माँ दो ख्वातीन के साथ दरिया और बर्तन वगैरह समेटने में मसरूफ थी। गुलाम रसूल जज्बाती कैफियत से निकल आया था। इसका बेटा नाकाबिले तस्हीर तो नहीं था। बेशक आसपास के इलाकों में इसका जोड़ नहीं था, मगर दुनिया बहुत बड़ी थी और शेर पर सवा शेर तो मौजूद होता है। दोनों बाप बेटा सवा शेर को जेर करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसे जेर करके ही दिमाग पर छाया बोझ कम हो सकता था। खामोशी के एक वक्फे के बाद गुलाम रसूल ने गंभीर अंदाज में कहा,
हमारे सामने दो चैलेंज हैं, पहले इस अजनबी शाहजोर को ढूंढना और दूसरी हाथ जोड़ी में तेरा इसे ज़ेर करना। फैजी ने बेचैनी से पहलू बदला। इस दफ़ा मैं इसे देख लूंगा। इसका अंदाज जोश से भरा हुआ था। गुलाम रसूल ने धीरे से नफी में सर हिला। ये इतना आसान नहीं है, तू इसे पहले परख चुका है। तवील सफर ने मुझे तोड़ कर रख दिया था बाबा, अब की बार ऐसा। गुलाम रसूल ने हाथ उठाकर इसे मजीद बोलने से रोक दिया। टूटने के बाद ही तो असल मरहला शुरू होता है। तू भी कच्चा है। सुबह से मेरा उस्ताद बख्श रोने वाला तुझे कसरत करवाएगा। मैंने बात कर ली है, लेकिन बाबा मुझे मजीद किसी कसरत की जरूरत नहीं। फैजी का अंदाज एहतजाजी था। गुलाम रसूल के चेहरे पर बाप की मखसूस सख्ती बरामद हुई। बस जो कह दिया वही होगा। इसके बाद फैजी के पास बोलने को कुछ ना था। गुलाम रसूल की निगाहें आसमान पर जा टिकी। मैं इस सुरमा को ढूंढ निकालूंगा, तो अपनी तैयारी कर, आगे जो इस सात पाक को मंजूर। इसने उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा। फैजी ने ठंडे दिल से गौर किया तो बाप की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। जब पहले पछाड़ चुका था, दूसरी दफा भी ऐसा कर सकता था। इसे अजनबी नौजवान के बाजुओं की जन्नाती ताकत याद आ गई। इसके जोरदार झटकों का दर्द अभी भी वो महसूस कर रहा था। इसे वाकई मजीद मेहनत की जरूरत थी। एक बात तय हो चुकी थी तो दूसरी तरफ आए कई सवाल सामने थे। वो अजनबी नौजवान कौन था और इस वीराने में बांसुरी क्यों बजा रहा था, वो भी तारीख रातों में और निस्फ शब के बाद। सरविंदर के बयान के बाद यह बात यकीनी थी कि वो पहले भी इस वीराने में जादुई सुर बुखेर चुका था। सरविंदर के चोरों को बांसुरी के जरिए इशारा कर देने वाली बात ने फैजी के दिल में मजबूती से जड़ पकड़ ली थी। इसका इजहार उसने बाप के सामने करते हुए कहा, बाबा वो इश्क का मारा कोई नामुराद भी तो हो सकता है, जो बांसुरी के जरिए अपनी महबूबा को अपनी मौजूदगी का संदेशा दे रहा हो। साथ ही इसने सरविंदर की बांसुरी की महसूस धुन सुनने के बारे में भी बताया। गुलाम रसूल के चेहरे पर चमक नमूदार हुई। बेटे का ख्याल इसके दिल को लगा। वो पुरख्याल अंदाज में सर हिलाता हुआ बोला, ऐन मुमकिन है, मगर इस वीराने में हवा का रुख मुवाफिक हो तो पिंड तक बांसुरी की आवाज़ पहुंचना मुहाल है। सरविंदर की हवेली तक तो आवाज़ पहुंच गई थी, हाँ, लेकिन लंबरदारों की हवेली और पिंड के दरमियान अच्छा खासा फासला है। दोनों अपनी अपनी जगह पर दोबारा से सोच विचार में डूब गए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फैजी बोला, इश्क बाजी का चक्कर तो बाबे की समाधि के करीब चंद दार्म साधु ही रहते हैं। इनके साथ कोई औरत या लड़की नहीं है। दूसरा करीब तरीन मकाम सरविंदर की हवेली। यहाँ अल्फाज दम तोड़ गए और बाप बेटे की आंखें बातें करने लगी। फिर गुलाम रसूल ने दबी आवाज में कहा, लंबरदारों के लड़के के साथ तेरी यारी है, मेरी निभी निभाई भी अच्छी है। इसके घर की बहू बेटियों का नाम लेते जुबान कांपती है, लेकिन इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। फैजी की जुबान पर ताला लग गया। फिर गुलाम रसूल ने ठंडी सांस लेते ही एक माया पढ़ा, जिसका मफहूम था कि इश्क ना मुराद वो शय है जो ना मजहब देखता है, ना बाप, ना भाई, ना पगड़ियां, मुंह काला करके ही दम लेता है। गुलाम रसूल दोबारा तवील सांस खारिज करते हुए बोला, है तो बड़े शर्म वाली बात, मगर मजबूरी है। मैं लंबरदारों की कामी बरकते को टटोलता हूँ। बड़ी तेज औरत है, हवेली में कोई हामी है तो उसे जरूर खबर हो। फैजी की निगाहों के सामने सरविंदर की दो जवान बहनों के चेहरे आ गए। इसके अलावा एक भाभी को आए हुए चंद ही हफ्ते हुए थे और बड़ी भाभी भी अभी जवान थी। सरविंदर के माने वो बड़ी भाभी को बाबू माँ कहकर पुकारता था। गुलाम रसूल ने गुफ्तगू करूँ अजनबी नौजवान की तरफ मोड़ा। जो कुछ तूने बताया है वो सूरमा भरपूर जवान और ऊंचा लंबा सिख है। इसके पास घोड़ा या घोड़ी है, बांसुरी बजाने में कमाल का दर्जा रखता है, लेकिन अखाड़े या कबड्डी के मैदान का नाम वाला खिलाड़ी होगा। इसे ढूंढ निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गुलाम रसूल ने अजनबी नौजवान का पूरा हाका सा बना लिया। मर्दे मैदान और बांसुरी का जादू एक जगह कम ही देखा है। जहाँ ये चीजें यकजा होंगी वही हमारा मतलब बंदा है। इस वक्त नीचे से फैजी की माँ की आवाज आई, वे फैजी नीचे आ, ये चावल सरविंदर के घर ले जा, नहीं तो ठंडे होकर बेस्वादे हो जाएंगे। दोनों बाप बेटा नीचे उतर आए। एक बड़ा पतीला जिस पर खूबसूरत कढ़ाई वाला रुमाल डाला गया था फैजी के साइकिल के कैरियर की मजबूती से बंधा हुआ था। फैजी की रवानगी की तैयारी मुकम्मल थी। माँ ने दोनों पर मानहेज नजर डालते हुए कहा, आजकल बाप बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो पता चले। फैजी ने जल्दी से साइकिल संभाली। गुलाम रसूल बीवी से मुहातिब हुआ, क्या खिचड़ी पकाएंगे बलिए लोग के, जो भी पकेगा इसमें डोई तो तूने ही हिलानी है। इस बात पर काम में मदद को आई दो हमसाइयां मुंह छुपाकर हंसने लगी। आज पहली दफा फैजी सरविंदर की बहनों और भाभियों को मुख्तलिफ नजरों से देख रहा था। बहनें तो इसे सरविंदर के मानी समझती थी और इससे खूब छेड़छाड़ करती थी। आज भी यही हो रहा था। इनके मासूम चेहरों पर आलूदगी का जरा भी निशान महसूस नहीं हो रहा था। बाबू माँ तो भी माँ जैसी थी। नई भाभी हरमीत को और इसे कदरी बुझी बुझी से महसूस हुई। इसका चेहरा भी सता हुआ था। फैजी को यह बात कभी महसूस ना होती, मगर जिस तनाजुर में वो देख रहा था ये बड़ी अहम बात थी। वापसी पर यह बात इसने बाप के गोश गुजार कर दी। फैजी के सुबह उठने से पहले ही उस्ताद खुदाबख्श लूने वाला और इसका बाप सहन में मौजूद थे। खुदाबख्श 60 साल से ऊपर का मजबूत जुस्से वाला बुजुर्ग था। जिस्म के खंडरात से अंदाजा होता था कि इमारत कभी बड़ी आलिशान थी। बूढ़ी हड्डियों में अब भी हंसी जान थी और सफ़ेद मुंहों तले बुरी आंखों में गुजरे हुए वक्तों की राख उड़ाती साफ नजर आ रही थी। खुदाबख्श ने कड़े तेवरों से फैजी को घूरा। फैजी ने झुककर बाप के उस्ताद के घुटने छुए तो उस्ताद की तरफ से पहला हुक्म आया, कल से तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ेगा, जा जरा जल्दी से लंगोट कस के आ। फैजी ने फौरन हुक्म की तामील की। फैजी के जिस्म को तजर्बाकार निगाहों ने तोलते हुए खुदाबख्श बड़बड़ाया, बुनियाद यानी टांगे थोड़ी कमजोर हैं। फिर इसने हाँकने वाले अंदाज में कहा,
निकल फैजी, तेज कदमों से सुल्तान वाले टिब्बे की तरफ दौड़ लगा दे। फैजी ने फौरन तामील की। खुदाबख्श ने साइकिल संभाली और इसके पीछे रवाना हो गया। फैजी के कपड़े इसने साथ ले लिए। फैजी की माँ हैरत से कभी देसी घी के सहन में रखे कनस्तरों को देखती और कभी शोहर के चेहरे को। फैजी को इस तरह दौड़ते देख कर कई औरतों ने रुख फेर कर चादर के पल्लू मुंह छुपा लिए। मर्दों ने इसे अचंभे से देखा। सुल्तान का टिब्बा गाँव से बाहर एक रेतला टीला था जिसकी बुलंदी हासिल थी। फैजी टिब्बे के पास पहुंचकर रुका ही था कि खुदाबख्श की कड़कती हुई आवाज ने दोबारा इसके कदमों को रवां कर दिया। रुकना नहीं है, पूरी रफ्तार से टिब्बे के नीचे ऊपर 10 चक्कर लगा। छठे चक्कर के बाद फैजी के कदमों में सुस्ती आ गई। खुदाबख्श की आवाज चाबुक के मानी लहराई और फैजी के कदम दोबारा से तेज हो गए। 10 चक्कर पूरे करने तक फैजी बेदम सा हो गया। लड़के के दम ने उस्ताद को मुतासिर किया था मगर इसने अच्छा महसूस नहीं होने दिया। इसने कपड़े फैजी की तरफ उछालते हुए कहा, 2 घंटे से पहले नहाना नहीं और जोहर तूने मेरे साथ ही पढ़नी है। ये कहकर वो साइकिल पर ये जाओ हो जा। फैजी घर आया तो फौरन इसे पता चल गया घर में मार का हो चुका है। इसकी माँ का मुंह सूजा हुआ था और लस्सी इसका बाप बुला रहा था। पहले ये काम इसकी माँ करती थी। माँ फैजी को देखकर कमरे में चली गई। वाज़े तौर पर वो इससे भी नाराज थी। फैजी बाप के पास चला आया। गुलाम रसूल डोरी चलाते हुए मध्यम आवाज में बोला, अपनी माँ को तू ही मना सकता है। वो तेरी शादी करना चाहती है और मैंने कहा है अभी देर कर। इस बात पर भड़क उठी है और ये सब मेरी कारस्ता नहीं समझ रही है। फैजी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो माँ को आराम करने में कामयाब हो गया। थोड़ी देर में सरविंदर तांगा लेकर आ गया। मट्टी में लथपथ फैजी को आराम से बैठकर मक्खन के पेड़े निकल कर ऊपर से लस्सी पीता देखकर वो हैरान हुआ। यार कमाल है, तू अभी तैयार नहीं हुआ। फैजी को अचानक याद आया कि उन्होंने तो आज रोपाली जाना था। इसने चोर नजरों से बाप की तरफ देखा। गुलाम रसूल ने धीरे से कहा, छुट्टी तो कभी उस्ताद खुदाबख्श ने कभी तेरे बाप को नहीं दी। फैजी ने खड़े होकर सरविंदर से कहा, वो तो महज बात की थी यार, जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं बनाया। आ गया है तो बैठ के लस्सी पी। इस दौरान फैजी की माँ बाहर निकल आई और सरविंदर की बुलाएं लेकर इसे घर वालों की हैरत आफियत दरियाफ्त करने लगी। थोड़ी देर बाद सरविंदर लस्सी वगैरह पीकर रुखसत होने लगा तो फैजी के कान के पास गुर्राया, तुझे रात में देखूंगा। बरकते से गुलाम रसूल को बड़ी सनसनीखेज खबरें मिली। इसे लग रहा था कि मंजिल का तयन हो गया। बरकते के बकौल नई दुल्हन हरमीत को खुश नहीं थी। बरकते ने इसे छुप छुप कर रोते भी देखा था। इसका शोहर भी गुमसुम सा नजर आता था। बरकते का ख्याल था कि दोनों के दरमियान अनबन चल रही है। इसने मजीद ख्याल आराई करते हुए कहा कि इसके ख्याल में नई दुल्हन की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। वो हासिल खूबसूरत थी जबकि इसका शोहर आम सी शक्लो सूरत का था। जाते जाते बरकते ने बड़े वसूख से कहा, हीर जैसी सोनी कुड़ियों के पीछे कोई ना कोई चक्कर जरूर होता है। बरकते तो अपना इनाम लेकर रुसत होगी मगर गुलाम रसूल को गहरी सोच में गर्क कर गई। फैजी के हरमीत के बारे में शकूक व शुबहात मजीद मजबूत हो गए थे। गुलाम रसूल ने एक फैसले पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। इसने बरकते से एक और मुलाकात की और इसे अपने साथ चलने पर रजामंद कर लिया। बरकते 50 से ऊपर की मजबूत काठी की औरत थी। बरकते ने बहाना बनाकर लंबरदार के घर से चंद दिन की छुट्टी ली और बारी नाम के लालच में गुलाम रसूल के हमरा हो ली। गाँव से दोनों अलग-अलग रवाना हुए। इनकी मंजिल करनाल का एक कस्बा था जो हरनौली के निवाह में था। फासला अच्छा खासा था। हरमीत का तल्लुक इसी दूर दराज के कस्बे करनाल से था। दूसरी तरफ उस्ताद खुदाबख्श ने फैजी को मुशक्कत की भट्टी में झोंक दिया था। फैजी कसरत तो वैसे ही बाकायदगी से करता था इसलिए इसे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। सुल्तान वाले टीले की जान तोड़ मुशक्कत के बाद जोर की नमाज तक आराम का वक्फा होता। इसके बाद फैजी को पूरे कपड़ों में खुदाबख्श की बाउली पर ले जाता। यहाँ से गांव की ख़वातीन पानी भरती थी। बाउली हासी कदीम और गहरी थी। इसकी गहराई में जिल मिलाता पानी पाताल में से उतरता हुआ महसूस होता था। खुदाबख्श ने फैजी की कमीज उतरवा कर इसे बाउली से डोल खींचने का हुक्म दिया। ख्वातीन आराम से उस गप्पियों में मसरूफ रहती और फैजी डोल खींच कर इनके बर्तन वगैरह में पानी उंडेलता रहता। खुदाबख्श की निगाहें फैजी के बाजुओं के पट्टों पर होती। फैजी के बाजू शल हो जाते मगर उस्ताद की तरफ से रुकने का हुक्म नहीं आता। जैसे ही फैजी को महसूस होता रस्सी लपेटने वाली चरही पर इसके हाथों की गिरफ्त खत्म होने वाली है, जहाँ दीदा उस्ताद की निगाहें बांप जाती और इसे रुकने का हुक्म आ जाता। फैजी की अजीब किस्म की तैयारी के सबब गाँव वालों में चाय मगोइयाँ शुरू हो गई थी। एक नया मौजू गांव वालों के हाथ में लग गया था। ख्वातीन खुश थी। डोल खींचने की मुशक्कत से इनकी जान छूटी हुई थी। गांव के बड़े बूढ़ों समेत यार दोस्तों ने जिनमें सरविंदर पेश था फैजी से इस अनोखी तैयारी के बारे में इस्तफसार किया तो इसने यह कहकर इन्हें मुतमईन कर दिया कि महकमा पुलिस की जानिब से इसे कबड्डी के अलावा रस्साकशी के मुकाबलों में हिस्सा लेना था। माँ को भी फैजी ने यही कहानी सुनाकर आराम किया था। मुशक्कत के साथ साथ फैजी की खुराक का भी हुसूसी ख्याल रखा जाता। तीसरे दिन फैजी सुल्तान वाले टीले पर पहुंचा तो खुदाबख्श लारी के एक पुराने टायर के साथ मसरूफ था। इसने हैरत से पूछा, उस्ताद जी ये किस लिए है? बताता हूँ। खुदाबख्श ने टायर से मुंसलिक रस्सा फैजी के कमर के गिर्द लपेट दिया। चल दौड़ शुरू कर। फैजी ने टायर समेत भागना शुरू किया तो 14 तबक रोशन हो गए मगर इस अजनबी नौजवान को जहर करने की ख्वाहिश वजूद में आग बनकर दहक रही थी। इसके कदम सुस्त नहीं हुए। खुदाबख्श की तरबियत का असर भी इसे महसूस होने लगा। वजूद में तवानाई के नए चश्मे फूटना शुरू हो गए। पानी के डोल खींचते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि खुदाबख्श इसे रुकने के लिए कहने लगा। फैजी ने हैरत से उस्ताद की तरफ देखा। उस्ताद की तरफ से नया हुक्म आया, चरही छोड़, डोल को अब रस्सी पकड़कर खींच।
फैजी ने चंद डोल इस तरीके से खींचे तो सारा दबाव पूरे बाजुओं के बजाय कलाइयों पर आ गया। 14 तबक तो पहले ही रोशन हो गए थे, बाकी मानदा जो कुछ रहते थे वो अब हो गए थे।